भारतीय जनता पार्टी चुन के देंगे क्या पैसे वापस देंगे? ये मैं क्लियर कर बोल रहा हूं। हाँ, मैं झूठ बोलता नहीं। 2 नंबर का पैसा खाता है तो सारा झूठ भी नहीं निकलता मेरे को। चोरी करता नहीं, न तो चक्के चलाता, न जुगाड़ चलाता, न अफीम गांजा दारू बेचता, तो साला मेरे से सच ही नहीं करता। तो पानी भी मैं गर्म करके लाया ना, पानी भी मैं गर्म करके लाके पीना भैया। क्यों पीना? पागल है मैं। ये आज जो है सच्चाई को भी चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ रहा है। ये जिनकी पॉलिसी है अंग्रेजी पॉलिसी, झूठ को चिल्ला चिल्ला के इतना बोलो ये वो सच लगने लगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, सरकार के जो लोग, पद अधिकारी कार्यकर्ता, हम सच भी बोलते हैं तो झूठ जैसा लगता है। अजीब बात। इसीलिए मुझे आज चिल्ला करके बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? ये फिरका परस्ती के आपके जो दिमाग में भर दिए ना, ये इसके ऊपर कवरिंग करने के आपसे मुझे बोलना पड़ा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए आप। और इसके अंदर हमारे माँ बहने जो भी है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों की दुश्मन है, हम नहीं पसंद करते, मुझे आप बताइए। माइक दे भैया, अगर किसी के मन में सवाल है मुझसे सवाल करिए आप। भारतीय जनता पार्टी क्यों गलत है किसी के मन में कोई शंका? इतना सुनने के बाद में कोई कुछ पूछना चाहेगा मुझसे? कोई पूछेगा भारतीय जनता पार्टी गलत की हो? कोई पूछेगा मुझसे? बताइए आप। नहीं बताएंगे। फिर वोट देने की बात आती नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देने का, तो बीजेपी ऐसी है, बीजेपी। हाँ, तो एक हजरत ने जो है, एक हजरत ने मुझसे मैं बताया, बीच में बात रोक दिया। बोले यार बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, तुम ऐसे कह रहे बीजेपी के साथ में। मैंने हजरत को बोला भैया अगर गलत है मुझे पॉइंट तो दे दे, मैं तो क्लियर करूं। साला मैं फिरका परस्तों के साथ तो नहीं है, मैं निकल जाऊंगा। बोले 3 तलाक ऐसा वैसा। बोला 3 तलाक की अगर आप बात कर रहे तो बोला मैं यही बैठा हूं। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद जो 3 तलाक का कानून लागू हुआ, एक शहर के गद्दार मक्कार मुसलमानों को भड़काने का काम करते। अगर इनके अंदर दमखम होता, इनके अंदर अगर दमखम होता, ये अपने को धर्मगुरु बोलते, तो हमारे शहर के अंदर तिलाक का रेशो कम होता। आपके लोग बात मानते, तिलाक देने का काम कम करते। लेकिन नहीं, पब्लिक भी होशियार है। ये खुद नौशेबाज है, पब्लिक लेकिन कहां से सुनेंगे? आराम गोली करेंगे तो असर खत्म हो जाता, तासीर खत्म हो जाती। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाया 3 तलाक का कानून, जो गरदुल्ले, चरफुल्ले 4 बच्चे पैदा कर दिए, 2 बच्चे पैदा कर दिए, पैदा तो कर दिया, औकात नहीं पालने की, नमक कम हो गया उससे मारेंगे। कई माँ बहनें हमारी घर बैठी है। यह भारतीय जनता पार्टी ने 100 का काम किया, एक पुण्य का काम किया। अगर आप देख लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं यहां से बोल रहा हूं, उसका दमदार बोल रहा हूं, मैं सब हवा में बात नहीं कर रहा हूं। जो दिन से 3 तलाक का कानून लागू हुआ, वो दिन से आज का दिन है जब अगर 100 तलाक होते थे महीने में, आज आपके जाके देख लो पुलिस स्टेशन में 1 या 2 मिलेगा। मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे बताइए आप। ये सब बातें लग तो गया इस शरीयत में मुदाखलत। अरे काय की मुदाखलत? मैं बहुत बड़ा मुफ्ती मौलाना भी है, लेकिन वो भी मैं सीखूंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इतना अच्छा झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इससे मुझे आलिम दिन बनना ही नहीं है, बहुत बड़ा मुझे इल्म हासिल करना ही नहीं है। अगर ऐसे है झूठ बोलने का काम है तो मैं नहीं कर सकता भाई। तो ये 3 तलाक की बात तो किसका फायदा हो भैया? मुसलमानों को हुआ ना, सब मां बहनों को हुआ क्या नहीं? गलत बोल रहा। ये सब बातें आप कुछ सोचती हो। अभी अरे बोले मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। एक आखिरी पॉइंट में बोल के जा रहा हूं, अगर आप बोले तो बोलूंगा, लेकिन और भी हमारे लोग बैठे बोलने वाले, इसके बाद कौन बोलेंगे? चलो भैया, और भी हमारे मेहमान आए हैं, उनको भी मैं मौका देना चाहूंगा। मैं तो बोलेंगे आपको गांव में बुला के खुद ही मैं कहा
अरे बोलो, अरे बोलूंगे तुम सब करेंगे। जब वो बोले यार मत बोलो, बोलू के नहीं बोलू, आप एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलू के नहीं बोलू, कह जा रहे ना। हाँ तो मैं आता यूपी बिहार, बोले मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका फैसला आप लोग करना, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, इसका फैसला है ये हमारे माँ बहन भाई बहन सब करेंगे। सच बोलो, गलत है गलत बोलो। आपके वार्ड में अगर कोई नशे का कारोबार कर रहा है, आपके वार्ड में अगर कोई कुत्ता गोली बाटली पेंसिल क्या 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 मालूम नहीं, अगर कोई नशे का धंधा कर रहा है, हम वो वार्ड के अंदर 1000 लोग रहते हैं, 1000 करने वाले एक आदमी, साथ में उसका परिवार भी ज्वाइन है। ये आप बात नोट करो, साथ में परिवार भी ज्वाइन है। अब तुम्हारी हिम्मत है कि 1000 लोगों की उसके खिलाफ जाने की है? किसी की हिम्मत मुझे बताओ। नहीं यार, मैं बोलूंगा मेरे ऊपर ना बवाल आ जाए, मैं बोलूंगा मेरे लड़के को ना फंसा दे। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी का दीवाना आया और उसका घर तोड़ डाला, मैं गलत करूंगा या सही करूंगा मुझे बताइए। अगर 10 को बजा जाकर मैं काम करूंगा, गलत है या सही है मुझे बताइए हाथ उठा के। अगर किसी ने जुआरी शराबी नशेड़ी का कारोबार बंद करा दिया, उसका घर तोड़वा दे, क्या गलत किया? तो लाते मुसलमानों के घर तोड़ रहे। अरे जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हो, मैंने आप एक नशे वाले की बात किया, आपने घर तोड़ने पे ही हो गया, पूरे समाज मुआवजा खराब करने का काम कर रहा हूं। उसी तरह से जो लोगों के घर बुलडोजर चले, इनके ऊपर 200-300 गुने दाखिल है। न जाने कितने रेप किए, न जाने कितने बम ब्लास्ट किए, न जाने कितने लोगों की हाई पतवाली, न जाने कितने लोगों की जमीनों में कब्जा किया। अगर ऐसे लोगों को एक दौर था, यूपी के अंदर आदमी आता तो डरता था, पैसे छीन लेते थे, बोले 1 रुपये के से मार देते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ऐसे क्रिमिनलों को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। तो गलत किया है सही किया मुझे बताइए आप। चलो मैं मेरी बात खत्म करता हूं। आने वाली 15 तारीख को कमल का निशान वार्ड नंबर 14, इनका दोनों का शेख सलीम, शेख बाबू, नसरीन शेख असलम, जो वार्ड नंबर 14 हमारा नया पूरा वार्ड, ये जो पूरा वार्ड है हमारा मल्ला चप्पल तकिया, आने वाली 15 तारीख को कमल के बटन को निशान पे ज्यादा से ज्यादा वोट दे के दिलवा के ये दोनों उम्मीदवार को भारी अच्छे से आप कामयाब करें, मेरी अपील है आप लोगों से। वार्ड नंबर 13 की जो उम्मीदवार है हमारे पाटिल ताई और सतीश उपाध्याय, जो हमारे भाई 13 नंबर में हमारे जो जा सके आवाज जा रही, 13 नंबर के जो वार्ड के लोग हैं वो भी इस बात को नोट कर ले, भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार को भी भारी अच्छे से कामयाब करे। और आने वाली महापालिका के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, हो सकता इन्हीं चारों में कोई महापौर बन जाए। ये खाली चिल्ला रहे काय का तुम्हारा मेरे घर जाओ, सत्ता हमारी, सरकार हमारी, तुम आएंगे तो चंदा हम नहीं देंगे। तो चंदे वाले के साथ रहने का क्या मंगने वाले के साथ रहने, मुझे बताइए। देने वाले के साथ रहेंगे या मंगने वाले के साथ रहेंगे? बोलिए हाथ उठा के, हाँ या ना? देने वाले के साथ रहेंगे ना? आने वाली 15 तारीख उनको भारी अच्छे से कामयाब करके चारों उम्मीदवार को महापालिका पहुंचाइए, अपने वार्ड का विकास किए, वार्ड का विकास करिए आप। और ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 3 साल के बाद आप खुद बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का आमदार यहां होना चाहिए, इनकी दुकान हो रहा है घर में आने को। 16 तारीख को रिजल्ट अच्छा देंगे आप? अरे बोलो, मैं जा रहा हूं, देंगे? जरा जोर में बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलेंगे कि डर है? डर है? जब डरेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, गुल्ला आनेगा जो सब देरी से साथ रहो। अरे लाडली बहनों, अगर मेरी घर के अंदर आवाज जा रही है, मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अस्सलाम। आज आपने पप्पू भाई को जो सुना, इनकी तहे दिल से मैं ये गुजारिश करूंगी और इनको यह मानूंगी कि इन्होंने जो दिल की बात कही मालेगांव के आवाम की, मैं
ईमान और ईमानदारी से बोलता हूं, पूरे देश में जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद और आज तक 2025 तक आपने तरक्की देखी। किसकी तरक्की थी? हिंदू की थी, मुसलमान की थी, सिख की थी या ईसाई की थी? सिर्फ देश की तरक्की थी, सिर्फ देश की तरक्की। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्र से लगाव है। राष्ट्र से क्यों लगाव है? देश की तरक्की होगी तो आवाम सुख और शांति से रहेगी। आप 2014 के पहले सफर में जाते थे, हर सफर में जाने वाले सफर के किसी की कमर में दर्द होता था, किसी की पीठ में दर्द होता था। क्यों होता था? क्योंकि रोड सिर्फ पेपर पे रह जाते थे और असल में जो रोड बनते थे वो तो ये लोग खा ही जाते थे। आवाम की किसी को चिंता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इनको इनके पेड़ भरने थे, इनके घर भरने थे और इनके बेटी और इनकी 7 पीढ़ियों के लिए इनको पैसा जमा करना था। अरे नरेंद्र मोदी को क्या जमा करना है और किसके लिए करना है? सिर्फ आवाम के लिए करना है। आज आप सफर करते हो तो पेट का पानी भी नहीं मिलता है। चाहे मालेगांव से ले लो तो मुंबई तक, दिल्ली से ले लो तो चेन्नई तक, जहां भी जाओ तो आपको जो रास्ते मिलते हैं इस सुकून के मिलते हैं। अरे आपकी गाड़ी जो आप खरीदते थे उसका मेंटेनेंस में ही आप आधा जल जाता था। आज 2014 के पहले मेरे को बता दो कि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस और आज का मेंटेनेंस। अरे गांव की बात छोड़ो पप्पू भाई, ये गांव तो ऐसे ही खा लिया। अरे गांव तो ऐसे ही खा लिया। अपने से कंगाल थी पहले नासिक वाली वहां बने नगर पालिका, अपने से कंगाल। मालेगांव की नगर पालिका से पैसा जाता था नासिक में। अरे यहाँ पे तो ऐसी तिजोरी खो गई और ऐसी खा गए तो इनके ही लाले पड़ गए, इनके ही लाले पड़ गए। गांव की तरक्की तो छोड़ो, वार्ड के रोड तो बता दो मेरे को। पूरे मालेगांव के वार्ड के रोड अभी से बाद आज तक कहाँ गए? ये रोड कहाँ गए? इनकी जेब में गए, इनकी जेब में गए। क्यों गए? क्योंकि आवाम ने आवाज नहीं उठाया। अगर ईमानदारी से ये लोग काम करते तो इसकी गंदगी पूरे मालेगांव में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आप हर घर से बंबई में जाने वाले रोज 2 नहीं 10 लोग हैं। हज जाके आने वाले हाजी लोग मालेगांव में हैं। दुबई की, सिंगापुर की बात नहीं करता। ईमान और ईमानदारी से अगर काम करते हैं, ईमान और ईमानदारी से काम करते हैं तो अपनी गली क्या पूरा शहर महक जाता है, पूरा शहर महक सकता है। क्यों नहीं? काम करने की लालच चाहिए, काम करने की ईमानदारी चाहिए। अरे फंड तो बहुत आता है भाई, 70-30, 60-40, 50-50, 80-20, ये क्या थे? ये मसला क्या है? इनकी सब परसेंटेज है। नीचे से लगा के तो ऊपर तक, ऊपर से लगा के तो नीचे तक, ये सिर्फ खाने का काम करते हैं। अरे हम लोग गरीब की मुंह का अनाज छीनना, गरीब की मुंह का अनाज छीनना, ये भी ये लोग कम करने को कम नहीं करते। हम लोग बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता पप्पू भाई इतने साल से काम कर रहे हैं। ये न तो हिंदू के लिए काम करते, न तो मुसलमान के लिए काम करते, ये सिर्फ आवाम के लिए काम करते और ईमानदारी से करते। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता। पार्टी के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने सीसीटी पार्टी, दो एमपी थे, 2 एमपी, सिर्फ 2 एमपी, एक सीट के लिए सरकार गिर गई। कितनी? एक सीट के लिए सरकार गिर गई। क्यों? पैसे से खरीदे जा सकता था, एक एमपी पैसे से खरीदा जा सकता था, फिर भी सरकार केंद्र में गिर गई। क्यों? कि ईमान और ईमानदारी से, ईमान और ईमानदारी से अगर राजनीति की जाए तो जेब नहीं भरना है। अरे तुम्हारा जन्म इस धरती पे सेवा के लिए हुआ है, और किसकी सेवा करने का? जन सेवक, नगर सेवक, इसके पीछे सेवा के नगर है। और देश का सेवक जो बड़ा है वो भी सेवा ही कर रहा है। आज देश की केंद्र की सभी योजनाएं हर घर में, न उसके लिए मुस्लिम देखा गया, न हिंदू देखा गया, न जात पूछी गई, न पात पूछी गया। अरे जात का राजकारण तो नीचे का रहता है। क्यों जात का राजकारण इन्हें करने मजबूर करता है मालूम है? जात का राजकारण इन्हें मजबूर करता है इनकी कुर्सी बचाने के लिए। जात का राजकारण इनके मजबूर करता है इनकी कुर्सी बचाने के लिए। अरे कुर्सी के लिए लड़ते हो तो जनता का सेवा कब करोगे? इस आवाम की सेवा कब करोगे? ये आपके भरोसे है, ये आपके भरोसे है और आप उनके भरोसे है। और की जो बाद में पीछे के 2 दिनों में दामन पकड़ के अपनी सियासत की रोटी सेकी, उसके बाद में अभी हमारी पतंग आ गई है। और ये ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इनको बार बार मौका दिया है चुन के आने के लिए, लेकिन मालेगांव की तरक्की है। आज मालेगांव से आप अगर दुनिया जाते हैं तो दुनिया का जो विकास हुआ है वो मालेगांव के विकास कुछ भी नहीं है उसके आगे। और इस विकास के विषय को हम लोग अगर देखें तो मालेगांव के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज तक के जो भी कुछ हुआ है वो दुनिया और मालेगांव के कंपेरिजन में अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो दुनिया हमसे काफी आगे निकल चुका है। आज जितना भी नेता यहाँ पे आए, जितनी भी सरकारें आई, इन लोगों ने कहा कि हम मालेगांव को जिला बनाएंगे। इन लोगों ने आज तक जिला बनाया क्या? क्यों नहीं बनाया? इनकी तो 70-60 सालों से 70 से 75 साल आजादी हुए, उसके 60 साल एक ही पार्टी की हुकूमत रही देश में। इन लोगों ने हमारे मालेगांव की तरक्की के बारे में, इसको जिला बनाने के बारे में, हमको एजुकेशन से इन लोगों ने महरूम रखा। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अगर मुद्दा है पावर लूम का। पावर लूम के आज हमारे, मैं जिस एरिया से आता हूँ नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे अभी डायमंड जोन यानी पावर लूम की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मालेगांव में ये बिजनेस आजादी के पहले से शुरू है। लूम्स का जो कारोबार है ये आजादी के पहले से शुरू है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से तरक्की होना चाहिए पावर लूम वालों की, सरकारी योजनाओं के ताल्लुक से यहाँ पे जो वर्कर जो काम करते हैं उनके मुआवजे के बारे में, उनको मिलने वाली मजदूरी के बारे में, लेकिन यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की जो पार्टी सत्ता में रही, यहाँ जो इन लोगों ने ना मजदूरों के बारे में सोचा, जो बड़े सेठ है उनको अच्छे से अच्छे मशीनरी यहाँ लाके यहाँ पे हैंडलूम और जो सूट का जो कारोबार था वो आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचा। आज आप हमारे नवापुर में आके देखिए, जो MIDC के जो पावर लूम के जो काम कर रहे हैं, सूरत के सब व्यापारी वहाँ आके वहाँ पे पावर लूम की इंडस्ट्री खड़े कर रहे हैं। और वहाँ पे आपको मैं बता दूं 1000 हेक्टर के अंदर पूरे नवापुर के शहर को लग के पावर लूम इंडस्ट्री खड़ी रही, और उसके अंदर गवर्नमेंट की 80% सब्सिडी के ऊपर काम चल रहा है। वहाँ पे जब पावर लूम की इंडस्ट्री हम लोग डालते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को जमीन लेने तक का पैसा सरकार दे रही है। ऐसा मालेगांव में होना चाहिए था, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक भिवंडी एक है, दूसरा मालेगांव है। ऐसे 2-3 जो एरिया इचलकरंजी है जहाँ पे पावर लूम का बहुत बड़ा कारोबार चलता है, लेकिन आज तक ये नेताओं ने हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ के रीढ़ की हड्डी है जिसे बोलते हैं ना पावर लूम,
यहाँ पे बहुसंख्य लोग मजदूरी के काम उसके अंदर करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं और उसके अंदर मजदूर लोग काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से अगर हम लोग सही में अगर यहाँ के नेता जिन जिन लोगों को हमने सत्ता दी, अगर वो चाहते हैं तो आज यहाँ की हालात इज्जत करेंगी। और आप जैसे बोलते हैं बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया आज डेवलप हो रहे हैं वहाँ उससे अच्छी हालत मानेगा उनकी। लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारे आर्थिक हालात सुधरे, हम तरक्की करें, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख के आगे बढ़े। इन लोगों ने हमेशा ये चाहा कि मालेगांव का ये जो तबका है ये दबा कुचला ही रहे, इनकी कोई तरक्की नहीं होनी चाहिए। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके सामने आया हूँ। क्या आने वाले नगर पालिका का इलेक्शन ये हमारा हम लोकल लोगों का और जहाँ के हर जुड़े आम आदमी का इलेक्शन है। इस आम आदमी के इलेक्शन जो बातें जुड़ी है, हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, इसके अंदर हमको बिजली, पानी और जो लोकल जो रास्ते, ये सब चीजों से जुड़ा हुआ ये इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर हम जो नुमाइंदा यहाँ से चुन के देने वाले हैं वो नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। वो नुमाइंदा अगर हमारी बात, हमारे हक की बात, हमारे डेवलपमेंट की बात अगर महापालिका में अगर करता है तो वो हमारे काम का उम्मीदवार। जो हमारे हक की बात, हमारे काम की बात, हमारी घर पट्टी, नल पट्टी, हमारे पानी के रास्ते की समस्या अगर वो महापालिका में जाके हम नहीं रखे तो वो हमारा कैंडिडेट नहीं हो सकता। इसके लिए भाई लोग मैं आपको बुजुर्गों को भी कहूंगा, हमारी माँ बहनों को भी कहूंगा कि हम उसी आदमी को वोट दें जो हमारी तरक्की, हमारे जो बुनियादी जो फैसिलिटीज है उसके लिए हमारे लिए लड़े, नगर पालिका महानगर पालिका में जाके। और आज हम देखते हैं मालेगांव आज देश की आजादी के बाद से इतना बड़ा शहर पहले से रहा, मुस्लिम अक्सरियत यहाँ पे रही, लेकिन आप बहुत से एरिया आज भी जाके देखो जहाँ पे बरसात के दिनों में और आम दिनों में भी हालात इतने खराब है कि जहाँ पे रास्ते नहीं है, पीने के पानी की समस्या है। बहुत सी जगह हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो रास्ते हैं वो रास्तों के ऊपर बहुत से लोगों की तकलीफ होती है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल है जो हम लोग आज उससे गुजर रहे हैं। और ये मसले मसाइल को अगर हम लोग को ये करना है तो महापालिका के अंदर में जो भी नगर सेवक हम देंगे चुन के, वो हमारे लिए मजबूती से खड़ा रहे, हमारे हक की बात करने वाला हो। और ये सब चीजों को आपके पास में जब आए हैं ये सब मांगने के लिए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से इस देश में है, इस राज्य में है। बीच में का 2.5 साल का जो वक्फा रहा है, उस बीच में के वक्त हमारी सरकार महाराष्ट्र में नहीं थी, लेकिन 14 से आज तक के मुसलसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और राज्य में फिलहाल अभी हमारी सरकार है। आज मुझे आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो स्वच्छ भारत अभियान की पहली योजना सरकार ने लाई थी। स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना आई उसके पीछे अगर हम इस्लामी तौर से अगर हम उसका लॉजिक निकालते हैं तो मुझे ऐसा बताओ कि मुसलमान समाज में, हमारे मुस्लिम समाज में, हमारी शरीयत में पानी ही हमारा आधा ईमान है। और ये ताल्लुक से हम लोगों ने हमारे घर को साफ रखना है, हमारे एरिया को साफ रखना है, हमारे गांव को हम लोगों ने साफ रखना है। ये कॉन्सेप्ट लेकर सरकार ने ये योजना लाई, लेकिन क्या है मोदी जी ने लाई है, इसके लिए अब हमको विरोध करना है। दूसरी योजना लाई, हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सऊदी अरब में ऐसा होता था कि भाई मुस्लिम समाज के कोई भी समाज के घर में अगर बेटी पैदा होती तो उसको जिंदा दफना दिया जाता था। उसी आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इन्होंने योजना लाई कि हम लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बेटियों के बारे में हमारी जो गैर समझ था उस चीज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस्लाम जब आया उस वक्त बेटियों की जो अहमियत समाज में पैदा की वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुई। और ये सब एहसास दिलाने के लिए जब जिस तरह की बेटियों के ऊपर आज भी बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी कि बेटियों को हम लोग पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मोदी जी जब सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहले दूसरी योजना जो लाई वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ती है तो हमारे घर का माहौल, अगर एजुकेटेड लेडी हमारे घर में रही तो उससे ये होता है कि हम लोग तो सब कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत संकट आए, यानी ज्यादा वक्त
और जो उनके घर की लेडी रहती है वो बच्चों के साथ में उनका कांटेक्ट रहता है। तो अगर हमारे घर में अगर पढ़ी लिखी हमारी माँ बहनें रहेंगी तो हमारा जो आने वाला जो मुस्तकबिल जो बच्चे हमारा फ्यूचर है बच्चों का वो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एक सामाजिक और सोशल जस्टिस के लिए आने वाली हमारी जनरेशन खड़ी होगी। लेकिन ये किसने सोचा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे बहुत सारी योजनाएं दे रही। कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर के अंदर हम लोगों के हालात कैसे थे, लोगों के रोजगार बंद हो चुके थे और जो बहुत सारे लोग जो हमको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। ऐसे हालात के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सोचा कि समाज का आखिरी आदमी इस कोरोना की हालात में जो जिसके ऊपर भूखमरी का वक्त नहीं आए, इसके लिए गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 किलो मुफ्त में अनाज देने की जो योजना लाई थी वो सिर्फ मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ये सोचा कि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सब पैसों से सब खरीद लेंगे, लेकिन जो हमारे समाज का आखिरी आदमी है उस तक अनाज पहुंचना चाहिए, वो बेचारा भूखा नहीं रहना चाहिए। ये इसके पीछे की हमारी सोच थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं सोचा, जो हम पर जातिवाद के आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त है, उस वक्त मोदी जी ने ये नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई ये अनाज हम खाली हिंदुओं को देंगे या मुसलमानों को देंगे। जो भी ये भारत देश का नागरिक है वो सबके लिए वो योजना आई। इतनी लंबी सोच देश के आज तक कोई पंतप्रधान ने नहीं रखी। इसके बाद में हमारे लिए बहुत मसले मसाइल चलते थे। कोई किसी घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसके दवाओं के पैसे तक हमारे पास नहीं रहते थे। और मुझे पता है अभी 10 मिनट बाकी है मेरी घड़ियाल के मुताबिक। तो इस बारे में अगर किसी ने सोचा, समाज के आखिरी गरीब तबके के गरीब आदमी के बारे में अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सोचा है।